Hello guys, welcome back to another audio book of class 12 biology chapter number 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। तो सबसे पहले मैं तुम्हें ये बता दूं, जैसे कि मैंने पिछले ऑडियो बुक में कहा था कि मैं तुम्हें बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल प्रोसेसेस के सारे स्टेप्स बताऊंगा और मैंने जितना भी कहा था वो मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो उसको लेके कोई कन्फ्यूजन दिमाग में मत रखना। जहाँ पे मैंने सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट बताया था वहीं तक इस बात को रखो कि हमने डीएनए को लिया, उसको कट किया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्लेट पे रन कराया, फिर जिस पे एनोड और कैथोड लगे हुए थे और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर से पास कराया। नेगेटिव नेगेटिव रिपेल होते हैं, डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, कैथोड भी नेगेटिवली चार्ज होता है। तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करके डीएनए की लेंथ बढ़ गई, वो पॉजिटिव साइड की तरफ मूव करने लगा। और जो सबसे लंबा वाला डीएनए का फ्रेगमेंट था उसको अपन ने इथेरियम ब्रोमाइड से जो डीएनए को ट्रीट किया था उसको यूवी रेस के अंदर देखा तो ऑरेंज कलर के बैंड्स दिखे। ठीक है, और फिर अपन ने उस डीएनए के फ्रेगमेंट को कट करके निकाल लिया और उस डीएनए को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्लेट से कट करके निकालने के प्रोसेस को अपन ने इल्यूशन कहा। बस इतना याद रखो। अब अपन पढ़ने वाले हैं क्लोनिंग वेक्टर के बारे में। और क्लोनिंग वेक्टर पढ़ने के बाद जब अपन जितने भी टूल्स है रिकॉम्बिनेंट डीएनए के, ठीक है, जैसे एक क्लोनिंग वेक्टर बचा है और एक कंपिटेंट होस्ट बचा है, ये बताने के बाद मैं तुम्हें प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बताऊंगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली इसके अगले वीडियो में या इसके बाद वाले वीडियो में ऑडियो बुक में। ठीक है, तो उसके लिए बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। ठीक है, पिछले वीडियो में जहाँ पे मैंने आपको सेपरेशन और आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट बताया था उतने तक की बात रखो, उसका आगे का मैंने जो बताया भूल जाओ। अब अपन करने वाले क्लोनिंग वेक्टर। देखो, सबसे पहले अपन ने क्या किया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में पढ़ा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, ये डीएनए को कट करने का काम करता है, इसको मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस डीएनए की बॉर्डर्स पे कट करता है और एंडोन्यूक्लियस स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करके स्पेसिफिक जीन ऑफ इंटरेस्ट के पास कट करता है। ठीक है, और इसके पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को हम कैसे कहते हैं, मलयालम के फॉर्म में याद रखते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, जिसके अंदर अपन ने ये पढ़ा जब अपन ने डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से कट करके बाहर निकाला। अब देखो सबसे पहले मैंने तुम्हें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम समझाया। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, जो डीएनए को कट करने का काम करता है। फिर मैंने तुम्हें बताया कि सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, यानी कि जो कट पीस ऑफ डीएनए है उसमें जो हमारा स्पेसिफिक जीन है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम इस डीएनए के कट पीस को और छोटे छोटे पीसेस में कट करके जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस नाम की एक प्लेट होती है जिसमें वेल्स होते हैं, उसके अंदर डाल के अपन ने उसके ऊपर रन कराया, जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में। उसमें अपन ने इथेरियम ब्रोमाइड ऐड किया था ताकि स्टेनिंग करके हम उसको अच्छे से देख पाएँ। फिर अपन ने उसमें यूवी लाइट का रेडिएशन डाला जिससे कि अपने को ऑरेंज बैंड्स दिखाई दिए। और जो सबसे लंबा क्या था, डीएनए फ्रेगमेंट ट्रेवल किया था एनोड टू कैथोड टू एनोड, उसको अपन ने एक्सट्रैक्ट कर लिया जो अपना डिजायर्ड जीन था। ठीक है, अब बात करते हैं अपन क्लोनिंग वेक्टर की। क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है इसको ध्यान से समझना। You know that plasmid and bacteriophage have ability to replicate within bacterial cell independent of the control of chromosomal DNA. Bacteriophage, because of their high number per cell, have very high copy number of the genome within the bacterial cell. Some plasmid may have only 1 or 2 copies per cell, whereas other may have 15 to 100 copies per cell. Their number can go even higher if we are able to link an alien piece of DNA with bacteriophage or plasmid DNA. We can multiply its number equal to the copy number of the plasmid or the bacteriophage. Vector used at present are engineered in such a way that they help easy linking of foreign DNA and selection of recombinant for non-recombinant. ठीक है, तो जो प्लाज्मिड होता है और जो बैक्टीरियोफेजेस होते हैं, प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज के पास ये एबिलिटी होती है रेप्लिकेट करने की बैक्टीरियल सेल के अंदर, जैसे कि अपने को पता है। बैक्टीरियोफेजेस जो होते हैं उनका एक हाई नंबर कॉपी सेल रहता है, यानी कि जो बैक्टीरियोफेजेस होते हैं वो एक बार में बहुत सारे अपने सेल्स का रेप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यानी कि 50 to 100 कॉपीज पर सेल। देयर नंबर कैन इवन गो हायर इफ आर एबल
to link an alien piece of DNA with bacteriophage or plasmid DNA. Plasmid DNA, ठीक है. उसके बाद we can multiply its number. अब देखो सीधी सी बात है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो डिज़ायर्ड जीन है, ठीक है, वो हमें देखो अब ऐसा है कि जब अपन एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो जीन हमारे पास एक ही सोर्स है जीन का, स्पाइडर, जिससे अपन ने वेब बनाने वाला जीन एक्सट्रैक्ट किया. अब अगर उसी जीन को यूज़ करेंगे क्या करने के लिए, उसको दूसरे होस्ट में डाल के उससे प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए, तो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट फेल भी हो सकता है. इसलिए अपने को पहले उसका क्लोन बनाना पड़ेगा, यानी कि फोटो कॉपी बनानी पड़ेगी एक तरीके से. जैसे तुम्हारा एक प्रेजेंटेशन होता है, तुम प्रेजेंटेशन की एक हार्ड कॉपी रखते हो, एक सॉफ्ट कॉपी रखते हो, और सॉफ्ट कॉपी की तुम बहुत सारी फोटो कॉपीज रखते हो ताकि एक खराब हो गई तो दूसरी रहे. इसी तरीके से अपने को अपने डिज़ायर्ड जीन की नंबर ऑफ कॉपीज चाहिए रहती हैं, ताकि अगर एक खराब हो गया तो अपन दूसरा यूज़ कर सके. इसलिए अपन क्लोनिंग वेक्टर का यूज़ करते हैं. ठीक है, समझ में आई बात. If you are able to link an alien piece of DNA with a bacteriophage or plasmid DNA, we can multiply its number equal to the copy number of plasmid or bacteriophage. Vector used at present are engineered in such a way that they help easy linking of foreign DNA and selection of recombinant from non-recombinants. और यहाँ तक कि वो recombinants और non-recombinants का भी सिलेक्शन कर पाए. अब क्लोनिंग वेक्टर जो होता है अपन चाहते हैं कि वो बहुत ही अच्छा रहे, मतलब कि उसमें रेप्लिकेशन का साइट भी हो, सिलेक्टेबल मार्कर भी हो, क्लोनिंग साइट भी हो. तो अपन ऐसा एक जो है प्लाज्मिड एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन ऐसा प्लाज्मिड जो है नेचर में पाया नहीं जाता. इसलिए ऐसे प्लाज्मिड के एक्सपेक्टेशन में अपन ने PBr322 के जैसा एक प्लाज्मिड बनाया जो कि आर्टिफिशियल है. असल में PBr322 जो है ये एक मॉडल है, ये दिखाने के लिए कि अगर एक प्लाज्मिड एक अच्छा प्लाज्मिड होता तो उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती. ठीक है, अब क्योंकि एक ही प्लाज्मिड के अंदर सब कुछ हो पॉसिबल तो नहीं है. कुछ लोगों के कुछ अलग गुण होते हैं, कुछ लोगों के कुछ अलग गुण होते हैं, लेकिन अपन चाहते हैं ये सारे गुण किसी एक ही इंसान में देखने को मिले, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है. लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम ऐसे सारे के सारे जो रेप्लिकेशन के गुण हैं या क्लोनिंग वेक्टर के जितने भी गुण हैं वो एक ही में दिखाई दे, तो उसके लिए अपन ने एक आर्टिफिशियल जो है तो PBr322 नाम का एक प्लाज्मिड डेवलप किया. इसके फीचर्स क्या हैं? फॉलोइंग आर द फीचर दैट आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू अ वेक्टर. फर्स्ट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. सेकंड, सिलेक्टेबल मार्कर. थर्ड, क्लोनिंग साइट. एंड फोर्थ, वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट एंड एनिमल. देखो, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का मतलब ऐसा साइट किसी सेल या बैक्टीरिया के अंदर जहाँ पे वो अपने DNA को पहले रेप्लिकेट कर सके, उसकी कॉपी बना सके. ठीक है. फिर सिलेक्टेबल मार्कर, यानी कि जो स्पेसिफिक जीन है उसको सिलेक्ट करके नॉन स्पेसिफिक जीन को हटा के सिर्फ स्पेसिफिक जीन को एक्सट्रैक्ट कर सके और ग्रो करने की कैपेबिलिटी रख सके. जैसे एम्पिसिलिन, क्लोराम्फेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन का यूज़ करके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो एक तरीके से. उसके बाद क्लोनिंग साइट, अब अपन उसका क्लोन बनाएंगे. यानी कि इन ऑर्डर टू लिंक एलियन DNA वेक्टर नीड टू हैव वेरी फ्यू प्रिफरेबल सिग्नल रेसिग्नेशन साइट. For the commonly used restriction enzyme, presence of more than one recognition site within the vector will generate several fragments, which will complicate the gene cloning. Ligation of alien DNA is carried out at a restriction site present in one of the two antibiotic resistant genes. For example, you can ligate a foreign DNA at BAMH1 site of tetracycline resistant gene in the vector PBr322. Recombinant plasmid will lose tetracycline resistance due to insertion of foreign DNA, but can still be selected out from non-recombinant ones by plating the transformant on tetracycline containing medium. Transformant growing on ampicillin containing medium are then transferred on a medium containing tetracycline. Recombinant will grow in ampicillin containing medium but not on that
कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। क्यों? क्योंकि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट पावर तो है उनके पास, लेकिन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस पावर नहीं है, इसलिए वो टेट्रासाइक्लिन पे ग्रो नहीं कर पाते और एम्पिसिलिन पे इजीली ग्रो करने लगते हैं। But non-recombinants will grow on medium containing both antibiotics. In this case, one antibiotic resistant gene help in selecting transformant, whereas other antibiotic resistant gene get inactivated due to insertion of alien DNA and help in selection of recombinant. Selection of recombinant due to inactivation of antibiotic is a cumbersome procedure because it requires simultaneous plating on two plates having different antibiotics. Therefore, alternative selective markers have been developed which differentiate recombinants from non-recombinant on the basis of their ability to produce color in the presence of chromogenic substrate. समझ में आई बात? यानी कि जब ग्रो करेगा तो वो कलर शो करके बताएगा कि हाँ मैं ग्रो कर रहा हूँ, यानी कि मैं रेजिस्टेंट हो चुका हूँ इस एंटीबायोटिक के। अगर उस एंटीबायोटिक की प्लेट पे वो ग्रो नहीं करेगा तो वो कलर शो नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो ग्रो ही नहीं हो रहा है तो उसकी पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट ही नहीं आएगा, तो क्या होगा, रेप्लिकेट ही नहीं करेगा, तो उसकी कॉलोनीज कैसे बनेगी किसी भी एंटीबायोटिक के ऊपर, इसलिए वो उसको शो नहीं करेगा। ठीक है। In this, recombinant DNA is inserted within the coding sequence of an enzyme beta-galactosidase. This results into inactivation of the gene for synthesis of this enzyme, which is referred to as insertional inactivation. Presence of chromogenic substrate gives blue color colony if plasmid in the bacteria does not have insert. Presence of insert result into the insertional inactivation of the beta-galactosidase gene and colonies do not produce any color. These are identified as recombinant colonies. ठीक है। अब पढ़ते हैं वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट एंड एनिमल। अब देखो प्लांट और एनिमल में क्या वेक्टर रहेंगे जो क्लोनिंग के लिए हेल्पफुल रहेंगे। देखो अब ध्यान से समझो। हुआ ये कि अपन ने आर्टिफिशियली बनाने की जगह कुछ वायरसेस का यूज़ किया, क्या करने के लिए, वेक्टर में जीन के क्लोन्स बनाने के लिए, प्लांट और एनिमल में। कैसे, समझो इस बात को। यू मे बी सरप्राइज्ड टू नो दैट वी हैव लर्न्ड द लेसन ऑफ ट्रांसफरिंग जीन into plant and animal from bacteria and virus which have known this for ages. How to deliver gene to transform eukaryotic cell and force them to do what the bacteria or virus want. For example, Agrobacterium tumefaciens, pathogen of several dicot plant, is able to deliver a piece of DNA known as tDNA to transform normal plant cell into tumor and direct these tumor cell to produce chemical required by the pathogen. यानी कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियम एक ऐसा वायरस है जो प्लांट्स में, यूकैरियोटिक प्लांट्स में जाके उनमें इन्फेक्शन कॉज करता है, उनकी सेल पार को अपने कंट्रोल में ले लेता है, डिवीजन करता है सेल्स का, और उन सेल्स को ये हुक्म देता है कि अब तुम जाके यहाँ पे कैंसर का कॉज करो। ठीक है। सिमिलरली रेट्रोवायरस इन एनिमल हैव एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल इनटू कैंसर सेल, और वैसे ही एनिमल्स के केस में रेट्रोवायरस जो है वो नॉर्मल सेल को कैंसर सेल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आर्ट ऑफ डिलीवरिंग जीन बाय पैथोजन in the eukaryotic host has generated knowledge to transform these tools of pathogen into useful vector for delivering gene of interest to humans. यानी कि जैसा कि अपन ने देखा एग्रोबैक्टीरियम और जो टीआई प्लाज्मिड है, ठीक है ना, एग्रोबैक्टीरियम और रेट्रोवायरस जो है, टीआई प्लाज्मिड नहीं, एग्रोबैक्टीरियम और रेट्रोवायरस दोनों की कैपेसिटी है कि वो जीन अपने डीएनए मटेरियल को दूसरे होस्ट के सेल के डीएनए मटेरियल में डाल के क्या करते हैं, रेप्लिकेशन करवाते हैं, सेल के फंक्शनिंग को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। तो अब साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया, अगर एग्रोबैक्टीरियम और रेट्रोवायरस में से डिजीज कॉजिंग डीएनए को या आरएनए को रिमूव कर दिया जाए तो वो नॉन फंक्शनिंग हो जाएंगे, यानी कि फंक्शनिंग तो रहेंगे, सेल के पूरे जो कंट्रोल है उसको तो अपने अंडर ले पाएंगे, लेकिन डिजीज़ कॉज नहीं कर पाएंगे। तो अब साइंटिस्ट ने सोचा एग्रोबैक्टीरियम और रेट्रोवायरस में से जो डीएनए या आरएनए है इन्फेक्शन कॉजिंग, उसको रिमूव करके हमारा जो डिज़ायरेबल जीन है
उसको उसमें इंड्यूस कर देते हैं। अब ये वेक्टर की तरह काम करेंगे। तो जब वेक्टर को, ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। अब हमने इनमें से क्या कर दिया, वायरल पार्टिकल को हटा दिया, अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को डाल दिया। अब ये वायरस को अपन ने एनिमल और प्लांट के बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। अब वायरस तो वायरस ठहरा, है ना। सेल की फंक्शनिंग को कंट्रोल में लेना इसके खून में है। इसने सेल की फंक्शनिंग को कंट्रोल में लिया डीएनए से, बजाय अपने वायरल प्रोटीन या डीएनए के इसने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट उस होस्ट के डीएनए से कनेक्ट कर दिया और फिर उसका रेप्लिकेशन करवा दिया, जिसकी वजह से हमारा जो डिजायर्ड जीन था वो रेप्लिकेट होने लगा और उस जो होस्ट है उसके अंदर क्या होने लगा, उसका इफेक्ट दिखने लगा। ठीक है। The tumor-inducing TI plasmid of Agrobacterium tumefacium has now been modified into a cloning vector, which is no more pathogenic to plant, but is still able to use mechanism to deliver gene of our interest into a variety of plant. Similarly, retrovirus have also been disarmed and are now used to deliver desirable gene into animal cell. So once a gene or a DNA fragment has been ligated into a suitable vector, it is transferred into a bacterial plant or animal host where it multiplies. ठीक है, आई होप तुमको ये बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कंपीटेंट होस्ट यानी कि फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब मान लो तुम्हें वायरस यूज नहीं करना, ठीक है, आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करना या कोई और मेथड से इंट्रोड्यूस करना, तो तुम क्या करोगे। दो मेथड है, एक होता है हीट शॉक ट्रीटमेंट, दो नहीं तीन है, एक है हीट शॉक ट्रीटमेंट, एक है माइक्रो इंजेक्शन मेथड और एक है बायोलिस्टिक और जीन गन। ठीक है, अब देखो हीट शॉक ट्रीटमेंट में क्या होता है, अपन जो होस्ट है उसकी सेल को सबसे पहले हीट करते हैं 42 डिग्री सेल्सियस पे। जैसे ही वो हीट हो जाती है तो उसके स्टोमेटल पोर्स या जो भी पोर्स है वो ओपन हो जाते हैं। फिर अपन उसको तुरंत आइस के ऊपर रख देते हैं तो तुरंत ठंडी हो जाती है तो उसके पोर्स बंद हो जाते हैं। और अपन ये प्रोसेस रिपीट करते हैं, गरम ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा, उससे उसके पोर्स ओपन ऑफ ओपन शट ऐसे होने लगते हैं। जैसे ही फॉर अ पॉइंट ऑफ सेकेंड उसके पोर्स ओपन होते हैं, अपन उसके अंदर जो होते हैं इंक्यूबेट कर देते हैं अपना डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। उसके अलावा माइक्रो इंजेक्शन में क्या करते हैं, this is not the only way to introduce alien DNA into the host. In a method known as microinjection, recombinant DNA is directly injected into the nucleus of animal cell. Animal cell के लिए माइक्रो इंजेक्शन यूज करते हैं, ठीक है। और जीन गन प्लांट्स के लिए याद कैसे रखोगे, प्लांट्स को आज तक इंजेक्शन लगते हुए देखा है भाई, जिन्होंने देखा है ना, जिन्होंने देखा है प्लीज कमेंट करके ना अपने नाम के आगे ना बुड़बक रख देना। क्या लिखोगे, आई दिस इक्वल टू बुड़बक। भाई ऐसा कौन सा प्राणी है जिसने प्लांट को इंजेक्शन लगते हुए देख लिया, ठीक है। तो प्लांट को इंजेक्शन लगता नहीं है तो तुम क्या यूज़ करोगे, बायोलिस्टिक या जीन गन जो टंगस्टन और गोल्ड की बनी हुई होती है। इसमें क्या करते हैं अपन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को गन में इंजेक्ट करते हैं, ट्रिगर सेट करते हैं, टंगस्टन और गोल्ड के पार्टिकल्स के साथ अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए अपन प्लांट के सेल वॉल पे फायर करते हैं, जिससे कि वो सेल के वॉल को क्रॉस करके इजीली न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए उससे जाके जुड़ सके। दैट इज इट। अब इसको रीड कर लो, ठीक है। कॉम्पिटेंट होस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए। Since DNA is a hydrophilic molecule, it cannot pass through cell membrane. Why? In order to force bacteria to take up the plasmid, the bacterial cell must first be made competent to take up the DNA. This is done by treating them with a specific concentration of divalent cations such as calcium, which increase efficiency with which DNA enter the bacterium through pore in its cell wall. Recombinant DNA can then be forced into such cell by incubating the cell with the recombinant DNA on ice, followed by placing them briefly at 42 degrees Celsius and then putting them back on ice, known as heat shock treatment. This enables the bacteria to take up the recombinant DNA. This is not the only way to introduce alien DNA into the host cell. In a method known as microinjection, recombinant DNA is directly injected into the nucleus of an animal cell. In another method, suitable for plants, cells are bombarded with high-velocity microparticle of gold or tungsten,
coated with DNA in a method known as ballistic or gene gun. And the last method use disarm pathogen vector, जो कि अपन ने पिछले किस में पढ़ा, vector for cloning gene in a plant and animal. ठीक है, disarm pathogen vector which when allowed to infect the cell transfer recombinant DNA into the host. ठीक है, तो अब अपन ने पिछली ऑडियो बुक को और इस ऑडियो बुक को कुल मिला के अपन ने इसमें क्या पढ़ा कि कौन से टूल्स है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बनाने के लिए. पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, यानी कि पहले डीएनए को निकाला, उसने स्पेसिफिक लोकेशन पे कट किया एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से, डिजायर्ड जीन को एक्सट्रैक्ट किया. कैसे किया एक्सट्रैक्ट? जो डीएनए को अपन ने कट किया उसको अपन ने सेकंड स्टेप यानी कि आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल में, आइसोलेशन एंड सेपरेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल में यानी सेपरेशन आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट में अपन ने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किए गए डीएनए को निकाला, उसको छोटे छोटे पीसेस में कट किया, उनको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्लेट में डाला, इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू और मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू पास किया, जिसमें वो कैथोड टू एनोड मूव किए. जो सबसे लंबी गई लाइन वेल्स में से उसको अपन ने इरिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करके यूवी रेडिएशन के अंदर देखा, उसको अपन ने कट किया. कट करने की प्रोसेस को अपन ने इल्यूशन कहा. फिर उसको अपन ने अपने एक वेक्टर से जोड़ दिया. क्लोनिंग वेक्टर के बारे में अपन ने पढ़ लिया. क्लोनिंग वेक्टर का काम होता है उसकी क्लोनिंग करना. उस डीएनए को फिर अपन ने एक वेक्टर के साथ जोड़ा जो कि कोई भी हो सकता है, मतलब जो है तो एग्रोबैक्टीरियम हो सकता है या टीआई प्लाज्मिड हो सकता है या फिर जो है तो रेट्रोवायरस हो सकता है. ठीक है, उसके हेल्प से नेचुरली तो यही होता है, उसके हेल्प से सेल को इन्फेक्ट करने के लिए अपन ने, इन्फेक्ट करने के लिए मतलब अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को उसके अंदर डालने के लिए इनका यूज़ किया. और अगर इनका यूज़ नहीं करना है तो अपन ने आर्टिफिशियली मतलब कि हीट शॉक ट्रीटमेंट या तो माइक्रो इंजेक्शन या तो बायोलिस्टिक जीन गन का यूज़ किया अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट के बॉडी में इंट्रोड्यूस करने के लिए. आई होप दिस होल प्रोसीजर इज क्लियर. ठीक है, अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी, नेक्स्ट ऑडियो बुक, ठीक है, ये मैं कंफर्म बता रहा हूँ, जो नेक्स्ट ऑडियो बुक होगी उसमें मैं प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इतने क्लियर और कंठस्थ तरीके से बताने वाला हूँ जैसे ऐसे याद हो जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए का प्रोसेस जैसे तुमको चाय बनाना याद हो गया हो. ठीक है, तो में से कितनों को चाय बनानी आती है प्लीज़ कमेंट करके बताना. पता चला आधे लोग कॉफ़ी पीने वाले निकले तो दिक्कत हो जाएगी, फिर पहले तुमको चाय बनाना सिखाना पड़ेगा. खैर, जोक्स अपार्ट, अगले ऑडियो बुक में अपन रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाने का प्रोसीजर समझेंगे. ये तो टूल्स थे, ये टूल्स थे. गाड़ी रिपेयर करनी है तो पहले टूल्स लाना पड़ेगा, उसके बाद गाड़ी रिपेयर करने का मेथड अपन शुरू करेंगे. पहले अपन छेनी, हथौड़ा, स्क्रू ड्राइवर, ऑयल वगैरह लाएंगे, फिर अपन गाड़ी के अंदर सर्विसिंग का काम शुरू करेंगे. ठीक है, तो वैसे ही अपन ने पहले पूरा सिस्टम और टूल्स ले लिए डीएनए को रिकॉम्बिनेंट बनाने के. अब नेक्स्ट ऑडियो बुक में जो है तो मैं सारे के सारे पहले स्टेप समझाऊंगा और उसके बाद मैं टोटल 7 वीडियो और अपलोड करूंगा. ठीक है, मुझे पता है कि बहुत लंबा हो जाएगा ऑडियो बुक्स इस चैप्टर का, लेकिन ध्यान से समझना है, क्लियर समझना है, क्रिस्टल क्लियर होकर समझना है, याद रखना है, तो ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा. बायोटेक वन शॉट में पढ़ने वाला चैप्टर नहीं है और ना ही 11th और 12th का कोई भी चैप्टर है. ठीक है, अब कुछ महान होते होंगे जो पढ़ लेते होंगे तो उनका ब्रेन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा. ठीक है, लेकिन अपने को अच्छे से क्लैरिफिकेशन के साथ और क्लियरिटी के साथ समझना है. तो नेक्स्ट ऑडियो बुक प्लीज़ 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 मिस मत करना. मिस कर दोगे सर के ऊपर से जाएगी, सारी चीज़ें सर के ऊपर से जाएगी, मैं बता रहा हूँ. और नेक्स्ट ऑडियो बुक में पेन और पेपर साथ में रखना, पेन और पेपर साथ में रखना, और जो बोलूँगा ना कि इसको नोट कर लो करके उसको नोट करना. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक में विद द न्यू टॉपिक. तब तक के लिए ये ऑडियो बुक अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करके बताओ कैसे लगी. और 10 से लेकर 12 तक के साइंस के डिटेल वीडियो लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल हिंदी साहित्य का में विजिट करो, जहाँ 11th और 12th की ऑडियो बुक्स भी अब अवेलेबल है. 11th के ऑडियो बुक्स में कई चैप्टर्स डल चुके हैं जैसे प्लांट किंगडम,
बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल, सेल, बायोमोलिक्यूल, और जो ह्यूमन फिजियो है उसके भी कई सारे चैप्टर रह चुके हैं ऑलमोस्ट, जैसे बॉडी फ्लूइड, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन, लोकोमोशन, मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और 12th की ऑडियो बुक की प्लेलिस्ट में फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, एवोल्यूशन, हेल्थ एंड डिजीज स्ट्रेटेजीज, और ये जो बायोटेक के पिछले पार्ट्स है वो डाल चुके हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की वीडियो मैं अभी नहीं डालूंगा, सिलेबस एक बार ख़त्म हो जाए जब मैं लास्ट चैप्टर टच करूंगा एप्लीकेशन वाला, उसके बाद, क्योंकि उसके बाद के जो 3 चैप्टर है वो तुम खुद भी पढ़ सकते हो, तो मुझे नहीं लगता उसकी ऑडियो बनाने की ज़रूरत है। अगर है तो तुम मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक में विद न्यू टॉपिक। तब तक के लिए ये ऑडियो बुक अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल पर नए हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा। और जैसे कि तुम्हें पता है कि मेरी इंस्टाग्राम पे मेरे ही नाम की आईडी है, तो वहाँ जाके तुम मुझे फॉलो कर लेना। कई सारी वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, ये नए वीडियोस है जो मैंने आज डाले हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक में विद न्यू टॉपिक। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, ऑन 7, बाय।